भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत मंडपम में शाम 4:30 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 12वें सीएम बने चंपई सोरेन। कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने मंत्री पद के लिए शपथ। ईडी को मिली हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड। शराब घोटाला केजरीवाल 5वें समन पर भी नहीं होंगे पेश। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन में हुए शामिल। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। सपा का जोरदार सड़क से लेकर सदन तक हंगामा। अखिलेश बोले सरकार सिर्फ पीटीए का हक छीनने में नंबर 1। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने का रास्ता हुआ साफ। यूसीसी ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट का मसौदा। जुम्मे पर काशी में अलर्ट। ड्रोन कैमरे से निगरानी। नमाज पढ़ने के लिए भारी संख्या में पहुंचे नमाजी। पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अब 6 फरवरी को केस में सुनवाई हो जाएगी। ज्ञानवापी परिसर में जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और वहीं दूसरी तस्वीर में अब हम आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को धोखे से जीतने का आरोप लगाते हुए आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी भीड़ आज नजर आई है। आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी यहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आप देखिए आम आदमी पार्टी का आज चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में उनका कहना है कि जो घपलेबाजी हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है, उसको लेकर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। तो यह बड़ी जानकारी और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी से है जहां पर आज सामने आ चुका है, जिसमें आपने देखा कि हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि पूजा यहां पर जारी रहेगी। पूजा की अनुमति मिली थी और तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है। विधिवत यहां पर पूजा हो रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से यहां पर इसको विरोध में अर्जी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो हाईकोर्ट का रुख किया गया। हालांकि वहां पर भी यह कहा गया कि पूजा पाठ पर रोक नहीं लगेगी, पूजा पाठ जारी रहेगा। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली वाराणसी से और दूसरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की, जहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे थे। हालांकि दोनों ही जगहों पर पुलिस की तैनाती देखने को मिली। पहली तस्वीर वाराणसी से आप देखिए, जहां पर गली गली में भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा सत्र के बाद यूपी के दिग्गजों ने आज क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। जो आ रहा है मैम, जो है महिलाओं के लिए एक बार उम्मीद रहेगी। क्यों महिलाओं के लिए बजट में क्यों नहीं उम्मीद रहेगी? महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे दोनों मिलकर लगातार चिंता कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए भी बजट में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए पूरी संभावना है। सीएम पाठक जी है सर, एक डेड बॉडी में जा रहे हैं, लोग क्या रहे हैं। सत्र का जो आज पहला दिन था, विपक्ष ने हंगामा किया राज्यपाल के बाद। ये दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम पाठक जी, जो बजट सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष ने हंगामा किया राज्यपाल के अभिभाषण को, उसको कहा कि ये दुखद है, ये उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। सर, एक डेड बॉडी में जा रहे हैं, लोग क्या रहे हैं। सत्र का जो आज पहला दिन था, विपक्ष ने हंगामा किया राज्यपाल के बाद। ये दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम।
तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो बजट सत्र का आज पहला दिन, इस समय हम विधानसभा भवन के कार्यालय में और हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, बजट सत्र चल शुरू हो गया है, इस बार जनता को क्या लगता है कि बजट सत्र से कुछ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करता है। केंद्र सरकार में भी इसी प्रकार का माहौल बजट में आया है और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार जनता के लिए हो रही हैं और उसका परिणाम भी आप सबकी आंखों के सामने आ रहा है। परिणाम भी आ रहा है, चारों तरफ विकास के कार्य भी चल रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ट्रेन की कनेक्टिविटी तो केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो मुझको लगता है कि जो बजट आएगा बहुत शानदार बजट होगा और प्रधानमंत्री जी का निर्देश, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, हमारे वित्त मंत्री जी का कार्यक्रम निश्चित रूप से जनहितैषी और जनता के हित का होगा। विपक्ष जो है लगातार राज्यपाल का भाषण का भी विरोध किया। 12 तारीख तक सदन चलना है, क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष इसका जवाब देगा? और विपक्षी पार्टी को एजेंडा ही नहीं है उनके पास। प्रदेश के अंदर इतने काम हो गए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, अब उसके बाद होल्ला काटने के लिए कोई विषय उनके पास नहीं है, बोलने का कोई टॉपिक उनके पास नहीं है। अनावश्यक बातें बोलते हैं। अभी अखिलेश जी का मैंने सुना है कि अखिलेश जी ने कहा है कि सभी सीटें हम बदल लें। अगर कोई सीटें बदलेगा तो नेतृत्व बदलेगा, उसमें अखिलेश जी बात की चिंतित क्यों है? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो बदला जाएगा, अगर कोई बदला जाएगा तो जो बनेगा, जिसका टिकट होगा वही चुनाव जीतेगा। हमारा लक्ष्य सभी सीटें जीता है, हम सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। तो हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है और सत्र कैसे चलेगा उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। और विपक्षी दलों के हंगामे के बीच यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पहले दिन सत्र के बाद पक्ष और विपक्ष के दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं। राज्यपाल महोदया ने प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, गरीबों के बारे में जो सरकार ने कार्य किए हैं, उत्कृष्ट कार्य किए, उनके बारे में विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। और विपक्ष की लगातार इस बात की आदत है, उनके डीएनए में है सदन को डिस्टर्ब करना, अराजकता फैलाना, इस प्रकार का व्यवहार करना जो सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये लगातार समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे हैं। प्रदेश की जनता इन्हें पास से देख रही है। इन्हें इन कृत्यों की सजा और मिलेगी, रसातल में जाने वाले हैं। सरकार में जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अरे क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है और जिसका परिणाम हमें आंखों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। करप्शन में जीरो, जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है, आप किसी से जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं। और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है, पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर 1 है, पीडीए को अपमानित करने के में नंबर 1 है। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 90% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। सर, ये तो कह रहे हैं रामराज आ गया है। 90% लोगों का अगर हक छिन जाए, 90% लोगों को भुखमरी, भ्रष्टाचार, इससे परेशान किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश को गुमराह करके विकास से पीछे ढकेलने की साजिश रची। हमारे उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है कि 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में था तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के इमेज से निकाल के उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध राज्य, शक्तिशाली राज्य और विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए राज्य के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को हमारी योगी सरकार की नीति और नीयत पे भरोसा है और जनता की अदालत पे हम खड़े उतरे हैं। तक के लिए बिल्कुल स्वागत है और सभी लोगों में बहुत खुशी है, बहुत हर्ष का माहौल है। और वो ऐसे अवसर पर कहा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो, राज्यपाल के अभिभाषण में राम मंदिर का जिक्र हो रहा है और ये अपने विपक्ष के लोग गो बैक के नारा लगा रहे हैं। वो अपने जन्म और जीवन को सार्थक नहीं करना चाहते हैं। ये हम सब लोग धन्य हैं कि ऐसे समय में हम लोग पैदा हुए हैं जहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग अपनी आंखों से देख के अपने दर्शन करने को अवसर मिल रहा है। और अयोध्या जाकर के हर वो जो आस्था जिसको अयोध्या में भगवान श्री राम में आस्था है वो अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। आज उसको भी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल हंगामा कर सकते हैं, हंगामा के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये जब सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश को जंगल राज के झोंकने का काम किए थे। आज एक कानून का राज स्थापित हुआ है, आज लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले इनके समय में रोजगारों की नीलामी होती थी। आज जो है जो व्यक्ति है तो उसके घर तक जो है रोजगार पहुंच रहा है। ये इनको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए केवल व्यवधान करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि प्रदेश के विकास के लिए और अच्छी चर्चा हो। और शुक्रवार को विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती के साथ ही चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। और क्या है सुरक्षा के बंदोबस्त, आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। विधानसभा सत्र को देखते हुए विशेष इंतजाम है, कड़े प्रबंध किए गए हैं। छावनी में तब्दील हुआ है विधानसभा क्षेत्र। तो यह बातें आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा सत्र को देखते हुए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। 2 जोन व 7 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है और जोन के प्रभारी अपर पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। सत्र के लिहाज से ये बड़े इंतजाम, सेक्टर के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। अपर पुलिस उपायुक्त 2 सहायक पुलिस आयुक्त तैनात किए गए हैं। उपाधीक्षक 82, महिला उपनिरीक्षक 8, आरक्षी 293 तैनात किए गए हैं। तो छावनी में तब्दील हुआ विधानसभा क्षेत्र और महिला आरक्षी 56, पीएससी आरआरएफ 6 कंपनी की तैनाती कर दी गई है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये बड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत के साथ ही ये सुरक्षा के लिहाज से बड़े इंतजाम, एटीएस 30 कमांडो की तैनाती है। और एंटीसेप्टोज की भी व्यवस्था है। 40 HHMD व 4 AS चेक टीमें भी तैनात कर दी गई हैं और 2 BTS टीम व 1 एंटी माइंस टीम को भी लगाया गया है। 4 कंपनी PSC, 1 कंपनी RF बल का प्रवेश गेट पर तैनाती की गई है। विधानमंडल परिसर के बाहर सड़कों पर 5 सहायक पुलिस आयुक्त भी तैनात कर दिए गए हैं। पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हुआ विधानसभा क्षेत्र। 121 मुख्य आरक्षी की तैनाती की गई है। 91 उपनिरीक्षक तैनात किए गए हैं। 72 महिला आरक्षी व 5 कंपनी PSC, 2 प्लाटून PSC की ड्यूटी लगाई गई है। और विधानमंडल सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है और सुचारू रूप से यातायात चलता रहे, इसके चलते भी अहम कदम उठाए गए हैं। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के नेतृत्व में 2 सहायक पुलिस आयुक्त भी तैनात कर दिए गए हैं। 4 यातायात निरीक्षक, 37 उपनिरीक्षक और HCP यातायात तैनात किए गए हैं और विधानमंडल के 6 वॉच टावरों पर 12 सुरक्षाकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अब मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जमा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी
यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद 6 फरवरी को इसे पेश भी किया जा सकता है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता से किए वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी और जल्द ही यूसीसी को राज्य में लागू किया जाएगा। ये पवित्र संकल्प लिया नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए। और अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम बातें भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि भारत में समान नागरिक संहिता हाल ही में एक व्यापक रूप से बहस का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी बनाने की मांग के लिए 2019 में पहली याचिका दायर की गई थी। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों के साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, राष्ट्रीय नागरिकता संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। वो विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। एक देश एक नियम के अनुरूप है। इसे सभी धार्मिक समुदायों पर लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता शब्द का भारतीय संविधान में है उल्लेख। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाता है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के यूसीसी लागू करेगा। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। ये सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत के लिए लागू होता है। इसमें बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। अलग पंथों के लिए अलग सिविल कानून न होना समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। ये किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होना। विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करना सत्तारूढ़ बीजेपी के विवादास्पद वादों में से एक है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह शरिया और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के समूहों द्वारा विवादित बना है।
राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समूहों, रूढ़िवादी धार्मिक समूहों, संप्रदायों द्वारा विवादित। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है। संविधान का अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह समान कानून लागू करे। राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान कानून को लागू करे। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। और यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है सरगुजा से, जहां पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर छापेमारी। आयकर विभाग की लगातार तीसरे दिन कार्रवाई जारी। करीबी रुपेश नारंग के निवास से लौटी टीम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बंगले से लेकर उनके करीबियों के ठिकाने पर पहरा नजर आया है। आयकर विभाग की लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। सरगुजा से बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। अहम खबर बता रहे हैं आपको, करीबी रुपेश नारंग के निवास से लौटी टीम। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सरगुजा से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मचा। बंगले से लेकर उनके करीबियों के ठिकानों पर भी पहरा नजर आया है। लगातार तीसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। करीबी रुपेश नारंग के निवास से लौटी टीम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बंगले से लेकर उनके करीबियों के ठिकाने पर भी पहरा देखने को मिला है। सरगुजा से खबर, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर छापेमारी। आयकर विभाग की लगातार तीसरे दिन कार्रवाई जारी। तो लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। करीबी रुपेश नारंग के निवास से लौटी टीम, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बंगले से लेकर उनके करीबियों के ठिकाने पर भी पहरा देखने को मिला। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत साल्हेवारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना साल्हेवारा जिला के सीजी में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी 29 दिसंबर को अपने दादा के घर जा रही हूं कहकर निकली थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आई। नाबालिग को किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की आशंका पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे के निर्देश में थाना साल्हेवारा पुलिस द्वारा अपहृत बालिका की खोज की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर सूचना पर अपहृता एवं आरोपी की पतासाजी हेतु तत्काल विशेष टीम गठित कर महाराष्ट्र रवाना किया गया। थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नाबालिग लड़की जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ ऐसा बता करके कहीं चली गई थी। तो इस पर परिजनों को आशंका हुई कि किसी ने उसे बहला फुसला कर जो है ले गया है और इस पर से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें 363 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया और इसके पश्चात जो है लड़की लगातार उसकी सर्चिंग की जा रही थी पर उसका पता नहीं चल रहा था। उसके पश्चात पुणे में होने का एक सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुआ और साइबर की टीम के द्वारा भी इसमें काफ़ी प्रयास किया गया और इसके आधार पर थाने से एक टीम तैयार की गई और उसे पुणे रवाना किया गया और वहां पर लड़की बरामद हुई।
जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार को 52 वर्षीय जयवंती की आंखें उस वक्त छलक गईं जब कई सालों के इंतजार के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सुफियान चौहान ने 14 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं और नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद सचानंद दास ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। वहीं आपको बता दें कि लाभार्थियों ने कहा कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उन्हें काफी असुविधा होती थी, लेकिन अब भारतीय नागरिकता मिलने के बाद न केवल उन्हें पहचान मिली है बल्कि अब सरकारी योजनाओं की मदद से वो अपने परिवार का भरण पोषण भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरी की कुल 27 बाइक बरामद की हैं। टाउन जंक्शन रावत बुलूवाला पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में आपको बता दें कि कुल 7 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में विभिन्न थानों क्षेत्रों में बढ़ रही चोरियों की वारदात को देखते हुए हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, रावतसर, कुलूवाला पुलिस थाना प्रभारी, जिला विशेष टीम और साइबर टीम को निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ वृत्त के वृत्ताधिकारी अरविंद बीरड के सुपरविजन में अलग अलग टीमों का गठन कर चोरीशुदा बाइकों को ट्रेस करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कांग्रेस राहुल गांधी की मणिपुर से शुरुआत की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पाकुड़ में एंट्री करेगी। पश्चिम बंगाल की मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम के रास्ते रामपुर हाट, राजग्राम होते हुए पाकुड़ जिले की पहली गांव नासिपुर में पहुंचेगी और राहुल नसीपुर गांव पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से रोड शो करते हुए पाकुड़ टाउन में पहुंचेंगे और फिर राहुल की न्याय यात्रा लिट्टीपाड़ा ब्लॉक के रामपुर गांव पहुंचेगी। राहुल की न्याय यात्रा को लेकर नासिपुर गांव में कांग्रेस के बैनर, झंडे, कटआउट्स लगाए गए हैं। राहुल की न्याय यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। स्वयं डीसी और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर राहुल के कार्यक्रम में उनके रात्रि विश्राम स्थल तक सभी चौक चौराहे और जगह जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की भी तैनाती कर दी है। हमारे यहाँ पर पाकुड़ में एंट्री उनका संभावित 2 बजे का टाइम हम लोग को दिया गया है और यहीं बगल में हम लोग का राजग्राम जो बंगाल में पड़ता है वहाँ से पहला गांव हम लोग का ये नसीपुर पंचायत पड़ते हैं, यहीं पर उनका आगमन होगा और यहीं से फिर वो पाकुड़ की तरफ आगे बढ़ेंगे और रात्रि विश्राम जो है वो निरंतर होते हुए लिट्टीपाड़ा में पड़ेंगे। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नव नियुक्त डीजीपी की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। रात 10 बजे डीजीपी वीसी से जुड़ेंगे, यूपी के सभी अधिकारियों से बैठक करेंगे। सचिव गृह संजय प्रसाद होंगे शामिल। पुलिस कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी होंगे शामिल। जिलों के डीएम और मंडलायुक्त भी होंगे बैठक में शामिल। कानून व्यवस्था और विधानसभा सत्र को लेकर बैठक। डीजीपी बनने के बाद प्रशांत कुमार की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? डीजीपी प्रशांत कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करने वाले हैं। देखिए, बतौर डीजीपी बनने के बाद ये पहली बैठक होगी प्रशांत कुमार की, जो सीधे सीधे वो उत्तर प्रदेश के सभी एसपी, डीएम, पुलिस कमिश्नर, आईजी और एडीजी से मुखातिब होंगे और सीधे सीधे कानून व्यवस्था की बात करेंगे।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अहम बात यह भी है कि जो जिले के डीएम हैं और जो मंडलायुक्त हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जो संबोधित करेंगे वो अपर मुख्य सचिव और उनके साथ साथ डीजीपी प्रशांत कुमार। ये पहली बार ऐसा होगा कि परसों से पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशांत कुमार की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जब वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम जो जिले हैं जिनका फीडबैक पिछले दिनों में बहुत ज्यादा सही नहीं आ रहा था, जहां पर तमाम जो क्राइम की जो घटनाएं हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, उसको लेकर के भी उसमें समीक्षा बैठक करेंगे और उनको सुझाव देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रात 10 बजे शुरू होगी और ये कई समय तक चल सकती है, क्योंकि बारी बारी सबकी ये कहा जाएगा कि उनसे पूछताछ होती है, उनसे उनके जिले की जो समीक्षा। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नव नियुक्त डीजीपी की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। रात 10 बजे डीजीपी वीसी से जुड़ेंगे, यूपी के सभी अधिकारियों से बैठक करेंगे। सचिव गृह संजय प्रसाद होंगे शामिल, पुलिस कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी होंगे शामिल। जिलों के डीएम और मंडलायुक्त भी होंगे बैठक में शामिल। कानून व्यवस्था और विधानसभा सत्र को लेकर बैठक। डीजीपी बनने के बाद प्रशांत कुमार की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? डीजीपी प्रशांत कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करने वाले हैं। देखिए, बतौर डीजीपी बनने के बाद ये पहली बैठक होगी प्रशांत कुमार की, जो सीधे सीधे वो उत्तर प्रदेश के सभी एसपी, डीएम, पुलिस कमिश्नर, आईजी और एडीजी से मुखातिब होंगे और सीधे सीधे कानून व्यवस्था की बात करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अहम बात यह भी है कि जो जिले के डीएम हैं और जो मंडलायुक्त हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जो संबोधित करेंगे वो अपर मुख्य सचिव और उनके साथ साथ डीजीपी प्रशांत कुमार। ये पहली बार ऐसा होगा कि परसों से पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशांत कुमार की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जब वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम जो जिले हैं जिनका फीडबैक पिछले दिनों में बहुत ज्यादा सही नहीं आ रहा था, जहां पर तमाम जो क्राइम की जो घटनाएं हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, उसको लेकर के भी उसमें समीक्षा बैठक करेंगे और उनको सुझाव देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रात 10 बजे शुरू होगी और ये कई समय तक चल सकती है, क्योंकि बारी बारी सबकी ये कहा जाएगा कि उनसे पूछताछ होती है, उनसे उनके जिले की जो समीक्षा है वो की जाती है, तो लंबे समय तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगी। उसके बाद फीडबैक क्या कुछ मिलता है ये भविष्य में देखने की बात होगी, लेकिन बतौर डीजीपी नियुक्त होने के बाद प्रशांत कुमार की ये पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बैठक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक की जाएगी। गोंडा से खबर, जहां पर हसिया दिखाकर बैंक से 8 लाख की लूट की गई है। पंतनगर स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से लूट की गई। कैशियर ने लुटेरों से लूटी नकदी। मौके पर पहुंचे एसपी और डीआईजी। बता दें कि हेलमेट लगाकर बैंक में दाखिल हुए लुटेरे। पुलिस सीसीटीवी से कर रही है मामले की जांच। कोतवाली नगर के पंतनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा से खबर, जहां पर हसिया दिखाकर बैंक में की गई लूट। पंतनगर स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से लूट। मौके पर पहुंचे एसपी और डीआईजी। मौके पर पहुंचे एसपी और डीआईजी। हेलमेट लगाकर बैंक में दाखिल हुआ लुटेरा। पुलिस सीसीटीवी के जरिए कर रही है मामले की जांच पड़ताल।
और ऐसी खबर जहां पर जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात, ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात, और रैया से खबर जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली में दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद के दौरान युवक के पैर में लगी गोली। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के ठिरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के ठिरिया गांव का ये पूरा मामला। बरेली से खबर, दो पक्षों में मारपीट, विवाद के दौरान युवक के पैर में लगी गोली। सोनभद्र से खबर, जहां पर हार्डकोर नक्सली मामले में फैसला आज। लालव्रत कोल के मामले में फैसला आएगा आज। एफटीसी सीएडब्ल्यू को कोर्ट सुनाएगी आज फैसला। 7 CLA एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे, नक्सली अजीत कोल पर भी कोर्ट सुनाएगी फैसला। 2012 को पुलिस से हुई थी मुठभेड़ और हुई थी गिरफ्तारी। सात CLA एक्ट के तहत चल रहे हैं मुकदमे, नक्सली अजीत कोल पर भी कोर्ट सुनाएगी फैसला। सोनभद्र से खबर, हार्डकोर नक्सली मामले में कोर्ट सुनाएगी फैसला। देवबंद से खबर, जहां पर त्यागी ब्राह्मण महापंचायत में लोगों का पहुंचना हुआ शुरू। महापंचायत में ट्रैक्टरों से पहुंच रहे लोग, ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग महापंचायत में पहुंचना हुए शुरू। महापंचायत को देखते हुए पुलिस बल तैनात, ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग महापंचायत में पहुंचना हुए शुरू। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर एक्शन मोड में आए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिखा एक्शन मोड। दंगा नियंत्रण उपकरणों का लिया जायजा, उपकरणों के प्रयोग करने के बताए तौर तरीके। दंगा नियंत्रण उपकरणों का लिया जायजा।
उपकरणों के प्रयोग करने के बताए तौर तरीके। लखीमपुर खीरी में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने मारी मैजिक को टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रक ने मारी मैजिक को टक्कर। ट्रक ने मारी मैजिक को टक्कर। अमेठी से खबर जॉब विकास भवन में महिलाओं का प्रदर्शन जारी। बीएमएम कीर्ति सिंह पर लगा गंभीर आरोप, महिला समूहों के गठन में रुचि न लेने का आरोप। बीएमएम कीर्ति सिंह के स्थानांतरण की मांग, कार्रवाई होने तक चेतावनी। किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी। बीएमएम कीर्ति सिंह के स्थानांतरण की मांग। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी बीजेपी कार्यालय में आज एक गाड़ी कौतूहल का विषय बनी हुई है। जो भी कार्यकर्ता की नजर उस गाड़ी पर पड़ रही है उसके बारे में जानने को उत्सुक है। गाड़ी पूरा भगवा रंग में है। गाड़ी को अलग से रेनोवेट किया गया है। चारों तरफ प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। इस गाड़ी के बारे में सूचना है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का रोड शो होगा और लखनऊ ये गाड़ी गुजरात होते हुए पहुंची है। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए रोड शो में से प्रयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक गाड़ी आई हुई है जो भगवा कलर में रंगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और ये गाड़ी आई है कल ही दिल्ली से आई, लखनऊ यहाँ पहुँची है, जिसको बीजेपी कार्यालय में खड़ा किया गया है। और जैसा कि सूचना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में कहीं भी रोड शो करेंगे तो इसी गाड़ी में ही बैठ के रोड शो करेंगे। अब इस गाड़ी में की जो खूबी है वो आप देख सकते हैं, पूरे भगवा कलर में ही ये रंगी हुई है और तस्वीरें जो लगी हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वहाँ बीच में खड़े होने के लिए लोगों को स्पेस भी है। और वहाँ देख सकते हैं कि एक पोडियम बनाया गया है कि अगर वहाँ से कोई स्पीच देना चाहेंगे तो वहाँ पे खड़े होकर स्पीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। सूचना है कि जब उत्तर प्रदेश में जब रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब होगा तो शायद इसी गाड़ी से ही वो रोड शो करेंगे। हालांकि एसपीजी जो सुरक्षा कारणों को जो अभी हवाला है वो भी अप्रूवल मिलने के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय में गाड़ी आई है तो लोगों के जानने की जो उत्सुकता है कि आखिर में गाड़ी आई क्यों है, प्रचार प्रसार में किसके लिए आई है, एक लोगों में एक बहुत ही उत्साह भी है। अब देखना ये होगा कि जब एसपीजी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाए, हाँ इस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करने की अनुमति मिल जाएगी, तो इसी गाड़ी से जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जहाँ भी रोड शो करेंगे तो ऐसी ही गाड़ी ये उनके रोड शो में शामिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ।
पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में बाघ ही नहीं पक्षियों के भी बसने का लगा है संसार। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की विविधता एवं बेहतर जलवायु बाघों के साथ अब परिंदों को भी पसंद आने लगी। खास बात यह है कि यहाँ 10 से अधिक वैश्विक स्तर पर पक्षियों की मौजूदगी देखी जा रही है। पीटीआर में इन पक्षियों के संरक्षण में कोई इंतजाम नहीं है। 73,000 हेक्टेयर में फैले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और यहाँ 70 से अधिक बाघ मौजूद हैं। बाघों की संख्या को लेकर पीटीआर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीत चुका है। इधर अब पीटीआर को की आबोहवा को रास आने लगी है। टाइगर रिजर्व आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में पीटीआर में पक्षियों को करीब 350 से अधिक प्रजातियां पाई जाती। पक्षियों के संसार में वैश्विक स्तर पर पक्षियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शामली जनपद के केराना कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर के ग्रामीण इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बंदरों का एक झुंड कोहराम मचा रखा है। ग्रामीणों के कपड़े व खाने पीने के सामान को बंदर उठा ले जाते हैं। इसके अलावा ये बंदर घर में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त करते हैं। कई बच्चे व बुजुर्ग भी इन बंदरों के हमले का शिकार हो चुके। ये बंदर ग्रामीणों के मवेशियों पर भी हमले करने से नहीं चूकते। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ग्राम प्रधान से बंदरों को पकड़वाने की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को बंदरों के आतंक से आजिज महिला एवं पुरुष ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। यह समस्या जी बंदर ऐसी हैं और बंदरों ने हमारी पोती भी पैर लिया, हम भी पैर लिया, जबरदस्ती करे हमारे पर वारदात पूरे हमें डंडी धमकाम है जी। हमारे तो डरते नहीं वो आप इसी हमारे पर हमला कर काम है जी। और पहाड़ नाम है हमारा, हम शरीर तक भी कच्चे भाई, टांगों तक भी कच्चे, हमने बहुत बुरे तरीके पहाड़ नाम है जी। हम ये सोचा भाई न पकड़वाया तो। कितने बंदर हैं यहाँ? बंदर 7 नहीं 9 बंदर हैं। अच्छा 9। ग्राम प्रधान क्या करते हैं? कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं प्रधान ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई नहीं करता कार्रवाई। प्रधान ज्यादा है यहाँ से और बंदरों ने हमारी पोथी भी पाड़ दी है और आज एक टैंक का पाइप तोड़ दिया। अच्छा बहुत तक बात भी बचा रखी है यहाँ से। कितने बंदर हैं? 200 बंदर हैं जी। क्या 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 चाहते हैं आप? अजी बस इन्हें पकड़वा दो जी। क्या आपने शिकायत नहीं की किसी को? अजी क्या कोई सुनता ही नहीं। आज ये कह रहे थे एक दिन मगर जी पकड़वाओ इन्हें, अकाउंट मीडिया वाले उन तब बात करियो। कब से दिक्कत आ रही है? अजी कई दिन से तो महीने हो गए जी, कई महीने हो गए जी। हाँ महिला को दबंग के खिलाफ मुकदमा लिखवाना भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंग ने मुकदमा लिख जाने के बाद महिला के घर अपने साथियों के साथ जाकर जमकर गाली गलौज की। इतना ही नहीं, पुलिस को भी खुली चुनौती दी है। मामले में दबंगई का वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में पूर्व प्रधान थाना लौटने की धमकी देता है। मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान व उसके भतीजे पर मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी धमका रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व प्रधान सुखलाल कश्यप अपने आप को विधायक और सांसद का खास बताता है, जिसके डर से पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। फिलहाल पीड़ित महिला ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मामला है कि जैसे हम गए थे दवाई लेने और पप्पू नसीर का लड़का पप्पू है, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा। उसने हमारा पैर दबा दो, हमने उससे कही तो अल्टसंट वो मतलब रोड पे बीचा बीच रोड पे गाली भी देने लगो और उसने कहीं भी मतलब मारन उनके लिए लिपटियो। कई लोग वहाँ पे इकट्ठे भी हुए गए और जब घर पे मतलब उसके थाने में हमने एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ, तो उसने मतलब थाने में भी उसने उसको कुछ भी ना मतलब इन लोगों ने कुछ भी उसको ना करो। उसके बाद में इन लोगों ने उसके ऊपर दबाव जब बांधने अनशन हमसे बोलो घर पे आके भी गाली दी। पप्पू लड़का एक बार घर पे आओ, घर पे जाके उसने गाली दी, तब उसके फैसला के लिए इन्हें कही कि मतलब फैसला उसला कराओ। यूपी पुलिस के रेडियो विभाग की हेड ऑपरेटर की ऑनलाइन परीक्षा में भाई के स्थान पर परीक्षा देते चित्रकूट में तैनात एक सिपाही पकड़ा गया है। काकादेव पुलिस सिपाही को थाने ले गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने में उसे जमानत दी गई है। सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर चित्रकूट में तैनात अधिकारियों को भेजी जाएगी। हेडक्वार्टर्स पुलिस कमिश्नरेट में तैनात इंस्पेक्टर सहरोज अनवर की तहरीर पर सिपाही असिन सिंह कुशवाहा को उसके भाई अनूप सिंह कुशवाहा के खिलाफ काकादेव थाने में धोखाधड़ी और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 6 व 10 पे एफआईआर दर्ज करी गई। ये देखिए, कल थाना क्षेत्र काकादेव में एक रेडियो विभाग में हेड ऑपरेटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। उसमें एग्ज़ाम हो रहा था। उसमें एक चित्रकूट का एक कांस्टेबल है, वो बायोमेट्रिक मैच ना होने पे जब पाया गया तो पता चला कि वो अपने भाई की जगह वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा था।
उससे फिर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ से तहरीर लेकर उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है और फिर उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।